Hello everyone, welcome back to Jiffy Learning. In this video, we'll be discussing about the advent of Europeans. इंडिया में आने वाले वैसे तो बहुत सारे यूरोपियंस थे, पर सबसे पहले कदम रखा था पोर्चुगीज ने। तो हम पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं द पोर्चुगीज इन इंडिया। लेट्स बिगिन द वीडियो। लेट्स डिस्कस हाउ इट बिगैन। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या यूरोपियंस क्यों मजबूर हो गए इंडिया की तरफ आने के लिए, तो भाई सबसे पहले तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, क्वेस्ट था। वो क्वेस्ट किसके लिए था भाई? वो तलब सी थी, तड़प सी थी। उनको इंडिया के लिए एक नया सी रूट डिस्कवर करना था। क्यों डिस्कवर करना था उसका भी रीजन है। रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगा। अब क्योंकि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो वहां पे स्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ किसका? अरब्स का। अरब स्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डायरेक्ट कांटेक्ट था यूरोपियंस इन इंडिया के बीच में, वो डिक्लाइन होने लगा। अब क्योंकि कांटेक्ट डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएबल्स कमोडिटीज थे, जैसे कि स्पाइसेस, स्टोन्स, बहुत सारे ऐसे प्रेशियस स्टोन्स थे, स्पाइसेस थे, इंडियन स्पाइसेस जाने जाते थे, और वहां पे उनकी बहुत डिमांड थी। ये चीजें यूरोपियंस तक पहुंचना कम हो गई, या एक तरीके से कह सकते हैं कम होने लगी, जिसकी वजह से उनको लगा कि भाई हमें इंडिया तक डायरेक्ट पहुंचना है, हमें अपने बीच में कोई नहीं चाहिए। अब जरा इसको हम और डिटेल में जानते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, 1453 में कंस्टेंटिनोपल ओटोमन टर्क्स के पास चला गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ से ट्रेड हो रहा था यूरोपियंस के बीच में, उसको कंट्रोल करने अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज आ गए। और अगर हम बात करें रेड सी रूट की, तो वहां पे भी इस्लामिक रूलर्स का कंट्रोल हो गया, वहां भी उनकी मोनोपोली हो गई। और लैंड सी रूट्स पे तो ऑलरेडी अरब्स का कब्जा था। तो अब भाई इंडिया तक पहुंचा कैसे जाए, और इंडिया तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबको अपना मर्केंटाइज बढ़ाना था। अब होता क्या है, अगर हम बात करें 15th सेंचुरी की, तो वहां पे यूरोप में रेनेसा का बहुत ज्यादा खुमार सा चढ़ा हुआ था। लोग अलग अलग से एडवेंचर्स कर रहे थे, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को एडवांस कर रहे थे। उसी बीच में क्या होता है, देयर वर ग्रेट एडवांसमेंट इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, and due to which what happened, actually they set on adventurous sea journey, sea voyages। तो भाई दूर दूर तक लोग सी एडवेंचर्स पे निकल दिए। इसीलिए उस टाइम पे सी एडवेंचर्स की बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, और स्टोरीज भी हम पढ़ते हैं। अब क्योंकि सी एडवेंचर्स शुरू तो हो गए, पर बीच में आते हैं तो छोटे से कंट्रीज, जो कि वेनिस है और जिनोवा है, वो बहुत स्मॉल थे, बहुत छोटे थे, और वो टर्क्स के सामने खड़े नहीं हो पाए, उन्होंने गिव अप कर दिया। अब स्पेन एंड पोर्चुगल, उनको पैसों से हेल्प किया किसने? यूरोपियंस ने। यूरोपियंस ने बोला जितना पैसा चाहिए भाई, नॉर्थ यूरोपियंस ने, उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको अपने मैन पावर देंगे। और दूसरी तरफ जिनोइस ने कहा कि हम आपको टेक्निकल नॉलेज देंगे। आपको क्या करना है? आपको कदम बढ़ाना है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया से हमें बहुत सारे वैल्यूएबल्स मिल सकते हैं। तो भाई इनकी नाव चलने वाली थी इंडिया के लिए। एंड नाउ कम्स द नेविगेटर इन द फ्रेम। अब पिक्चर में आते हैं नेविगेटर। अब ये नेविगेटर कौन है? प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल। इनको नाम दिया गया था नेविगेटर। क्यों दिया गया था? बिकॉज ही वॉज ऑब्सेस्ड ऑफ फाइंडिंग द सी रूट टू इंडिया. The idea of finding an ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal, also called as the Navigator. Pope Nicholas V ने इनको बुल दिया था 1454 में। अब ये बुल देने का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो एक तरह से राइट दिए जाते हैं कि आप डिस्टेंट सी शोर्स जो हैं उसको आप कैप्चर कर सकते हो, आप वहां तक ट्रेवल कर सकते हो। पर ये अपने ड्रीम को रियलिटी में कर पाते इसके पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। पर उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। एक ट्रीटी साइन हुई थी टॉर्देसिलास में 1494 में। As per this, the rulers of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in the Atlantic. तो भाई जो non-Christian world था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये imaginary line कहाँ खींची गई? अटलांटिक ओशन में। और उसके बाद क्या हुआ? As per the treaty, the Portugal could claim and occupy everything to the east. ईस्ट वाला साइड है भाई, वहां पे पोर्चुगीज अपना क्लेम कर सकते हैं, वहां पे जितने भी कंट्रीज हैं वो उस पे अपना हक जता सकते हैं। और उसके दूसरे वाले साइड में, दैट इज वेस्ट साइड में, स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट। तो भाई ये डिसीजन हुआ एज पर द ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिला, which was signed in 1494.
अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। Now comes Vasco da Gama in the picture. Vasco da Gama arrived with 3 ships led by Gujarati pilot named Abdul Majid at Calicut in May 1498. वास्को ड गामा कालीकट पहुंच चुका है 1498 में। फिर क्या होता है भाई, वहां पे कालीकट में रूल करने वाले कौन थे? जमोरिन, जिनको हम समुथिरी भी बोलते हैं। और कालीकट की पोजीशन उस टाइम पे बहुत ही प्रॉस्परस थी, क्योंकि वो एक एंट्री पोर्ट था। एंट्री पोर्ट बोल सकते हैं, कॉमन लिंक ऑफ मीडियम बीच का जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है एंट्री पोर्ट। ऐसी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं उनको बोला जाता है एंट्री पोर्ट। सो वास्को ड गामा कालीकट पहुंचता है और वहां पे उसको बहुत ही अच्छा रिसेप्शन, स्वागत मिलता है। किसके द्वारा? जमुरिन के द्वारा। He stayed in India for 3 months. When he returned, he carried back with him a rich cargo and sold the merchandise in the European market at a very huge profit. भाई जहां मुनाफा आया वहां गड़बड़ी तो होनी थी, क्योंकि वहां क्या होता है, लालच बढ़ जाती है। यहां से जो वो गिफ्ट लेकर गया था, जो मर्केंडाइज लेकर गया था, उसको यूरोपियन मार्केट में बेचने के बाद उसको बड़ा ही प्रॉफिट मिला। अब जब प्रॉफिट मिला तो लालसा भी जाग गई। Vasco da Gama once again came to India in 1501. Zamorin declined to exclude the Arab merchants in favor of the Portuguese when Vasco da Gama combined commercial greed with ferocious hostility on Arab shipping wherever he could. He set up a trading factory at Cananore. Gradually, Calicut, Cananore, and Cochin became the important trade center for the Portuguese. दोबारा जब आता है, इस टाइम पे जमोरिन थोड़े अलर्ट हो गए थे और उन्होंने बोला कि भाई आपके चक्कर में मैं अरब से अपना कांटेक्ट नहीं भंग करूंगा या नहीं खट्टा करूंगा। वो जो संबंध है ना, उसको मैं थोड़ा सा भी बेकार नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं फ्रेम में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अब बात करते हैं भाई हम अल्मेडा जी की। So Francisco de Almeida was appointed as the governor in India for 3-year term. 3 साल के लिए आते हैं और इनको अपॉइंट करने वाले कौन थे? द किंग ऑफ पोर्चुगल। इन ऑर्डर टू, क्यों अपॉइंट किया गया? सो बेसिकली इनको पोर्चुगीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था और पोर्चुगीज पोजीशन, जो इंडिया में पोर्चुगीज पोजीशन थी, उसको कंसोलिडेट करना था। तितर बितर हो रहे थे भाई, इनको बोला था कि एक अपना अच्छा टेरिटरी बना के रखो इंडिया में और अपनी जो पोजीशन है उसको अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लेकर रखो। And moreover, they wanted to destroy the Muslim trade by seizing Aden, Ormuz, and Malacca. Almeida's vision was to make the Portuguese the master of the Indian Ocean. His policy was also known as the Blue Water Policy. तो अल्मेडा की पॉलिसी को क्या बोला जाता है? Blue Water Policy. The Egyptian raised a fleet to Red Sea, encouraged by the merchants of Venice, whose lucrative commerce was at risk, and to stop advances of the Portuguese. Now what happened? In 1507, the combined army of Egyptians and Gujarat navies defeated the Portuguese squadron in a naval battle and Almeida's son was killed. भाई इनका बेटा जो है वो मारा गया। दो कंबाइंड आर्मी आई थी, इजिप्शियंस की और गुजरातीज की। इन्होंने पोर्चुगीज की जो नेवल बैटल हुई थी उसमें अल्मेडा के बेटे को मार दिया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने बेटे की जान का बदला लिया और दोनों ही नेवीज को बुरी तरह से कुछ दिनों बाद क्रश कर दिया। आगे क्या हुआ भाई? स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और स्टोरी एक बड़े ही रोचक मोड़ पे आगे बढ़ने वाली है। Frame Alfonso de Albuquerque. So Albuquerque, who succeeded Almeida as the Portuguese governor in India, was the real founder of the Portuguese power in the East. The Portuguese, under Albuquerque, bolstered their stronghold by introducing a special system जिसको हम बोलते हैं the permit system for the ships. कुछ advantages भी थे इनके रूल के भाई, वो क्या थे? Abolition of sati, building of new roads and irrigation work, introduced new crops like tobacco and cashew nuts, encouraged the Portuguese to settle in India. तो पोर्चुगीज को इंडिया में सेटल डाउन करवाने वाले कौन थे भाई? अल्फोंसो डी अल्बक्यूकी। क्योंकि इन्होंने बोला भाई अगर आपको यहाँ पे अपना पावर स्टैब्लिश करना है तो यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, दूर से कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510. The principal port of Sultan became the first bit of Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander. तो सबसे पहला बोल सकते हैं टुकड़ा जो यूरोपियंस के हिस्से आया वो था गोवा। और लास्ट में सबसे लास्ट में लिबरेशन हुआ था हमारा गोवा का, इसीलिए हम गोवा के उस लिबरेशन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं एज गोवा लिबरेशन डे। नाउ कम्स नीनो डी कूनिया इन द फ्रेम। याद रखिएगा यहां नाम में ही सब कुछ रखा है, नीनो डी कूनिया। So, in November 1529, Nino de Cunha, he assumed the office of the governor and almost 1 year later he shifted the headquarters. इन्होंने headquarters shift कर दिया कहाँ से? कोचीन से गोवा की तरफ। अब एक बड़ा ही मेजर इंस्टेंस होने वाला था। एक्चुअली हुआ क्या, 1534 में बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से हेल्प मांगी। किसके अगेंस्ट? मुगल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट, क्योंकि इनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। अब ये पहुंच जाते हैं पोर्चुगीज के पास कि भाई आप मेरी मदद कर दो, उसके बदले में मैं आपको बसीन और दीव दे दूंगा। अब आगे क्या होता है भाई, इन्होंने हेल्प तो की पर किसी तरह से ये हार गए और हुमायूं ने वो टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। पर क्योंकि हुमायूं के लिए इतना दूर रूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो हुमायूं ने गुजरात से विड्रॉ कर लिया। कब किया? 1536 में। और जब हुमायूं वहां से विड्रॉ करते हैं तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वहां के जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे वो पोर्चुगीज के साथ लड़ने लगते हैं। दे वर इन्वॉल्व्ड इन फाइट्स विद द पोर्चुगीज। नाउ व्हाट हैपेंस? अब भाई बहादुर शाह ने बोला कि मुझे तो वॉल ऑफ पार्टीशन चाहिए। आप अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगा, हमारे बीच में एक वॉल ऑफ पार्टीशन होगी। पर ये आइडिया पोर्चुगीज को बिल्कुल पसंद नहीं आया और पोर्चुगीज ने बहादुर शाह के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया। इसी बीच में ये जो नेगोशिएशन का सिलसिला जब चल रहा था, इन्होंने भाई बहादुर शाह को बुलाया, पोर्चुगीज ने बुलाया बहादुर शाह को कि आप हमारी शिप पे आइए, हमसे बात करिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनके लिए डिनर होस्ट किया और बहादुर शाह भी भाई खुशी खुशी गए। नेगोशिएशन ये सिलसिला चल रहा है, बातें करनी है, तो जाते हैं भाई शिप पे उनसे बात करने और वहां पे पोर्चुगीज बहादुर शाह को मार डालते हैं। कब? 1537 में। ये आया कहानी में ट्विस्ट। अब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, अब तो भाई बहादुर शाह भी जा चुके हैं, बड़ी ही सारी फेवरेबल कंडीशंस थी जो कि एक्चुअली पोर्चुगीज के लिए प्लस पॉइंट की तरह एक्ट कर रही थी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वर द कंडीशंस व्हिच वर इन फेवर ऑफ पोर्चुगीज। So first of all, the northern part was much divided among small parts. In Deccan, the Bahmani kingdom was breaking up into smaller kingdoms. None of them had a navy worth its name. The Arab merchants and ship owners who, until then, dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and the unity of the Portuguese. Moreover, Portuguese had cannons placed on their ships। भाई उनके पास cannons वाली शिप थी जो कि बड़ी ही पावरफुल थी और हमारे पास ऐसी शिप्स थी जो किसी तरह हमारा ही भार उठा पा रही थी। अब जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। वो ट्विस्ट ये था, द लॉस्ट ऑफ फेवर ऑफ मुगल पावर फॉर एवर एवर एंड एवर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फ्रेम में आ गए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस who reached Surat in 1608 with his ship Hector along with a letter from James I, the King of England। अब भाई लेटर में क्या लिखा था? लेटर में एक रिक्वेस्ट की गई थी मुगल एम्परर जहांगीर से और वो रिक्वेस्ट ये थी कि भाई हमें बिजनेस करने दो इंडिया में, हम ट्रेडर्स हैं और हमें इंडिया के साथ ट्रेड करने दो, इंडिया में ट्रेड करने दो। अब हुआ ये, हॉकिंस को टर्की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आती थी और उसने अपना जो भी कॉन्वर्सेशन है जहांगीर में वो उसी लैंग्वेज में किया और जहां भाषा मिल जाती है वहां दिल मिलना तो लाजमी है। अब जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को मनसबदार अपॉइंट किया, पर कहानी में ट्विस्ट तो आना बनता है। The grant of trading facilities to the English offended the Portuguese। अब भाई इतना फेवर जब इंग्लिश को मिलने लगा तो कहीं ना कहीं पोर्चुगीज वाले जो पोर्चुगल खेमा था वहां पे बड़ी उथल पुथल मची। एंड आफ्टर अ नेगोशिएशन अ ट्रूस वाज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन पोर्चुगीज एंड द मुगल एम्परर। तो थोड़ा बहुत भाई पैचअप हो गया और ये पैचअप अब किसको नहीं अच्छा लगा? ये पैचअप अच्छा नहीं लगा कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जो बड़े गुस्से में बौखला कर मुगल कोर्ट छोड़ के चले गए।
आगे क्या हुआ? In November 1612, the English ship Dragon under Captain Best, along with a little ship, the Osiander, successfully fought a Portuguese fleet. Jahangir, he learnt about the English success and was greatly impressed, as he had no navy worth its name. इतना बड़ा नाम पर इनकी खुद की नेवी इतनी सक्षम नहीं थी या नेवी थी ही नहीं। तो भाई जब ये सुनते हैं कि इंग्लिश शिप ने इतनी बुरी तरह से पोर्चुगीज को रौंद दिया है तो ये काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। In 1613, the Portuguese offended Jahangir by capturing the Mughal ship, imprisoning many Muslims, and plundering the cargoes. The Portuguese acts of piracy also resulted in conflict with the imperial Mughal government. ये आया कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट। अब क्योंकि मुगल्स का हाथ सर पे उठ चुका था तो पोर्चुगीज पावर का डिक्लाइन होना तो बनता था, पर कुछ और भी फैक्टर्स थे which were actually responsible for the decline of Portuguese power in India. Let's discuss them. Emergence of powerful dynasties in Egypt, Persia, and North India, and the appearance of Marathas as neighbor could be a reason for their decline. Political fears arose by the activities of Jews missionaries and hatred of persecution that caused reaction against Portuguese. Spiritual pressure, rise of the English and Dutch commercial ambitions challenging the Portuguese supremacy, rampant corruption, greed, and selfishness, along with the piracy and clandestine trade practices of the Portuguese administration in India, diversion of Portuguese colonizing ambition towards the west due to the discovery of Brazil. So yes, guys and girls, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. Thank you so much for watching the video till the end. Part 2 is coming soon, and in part 2 we'll be studying about the Duchess in India. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत. Hit the bell icon so that you don't miss any of the recent updates. Keep learning and keep growing with Jiffy Learning. This is me, Tanya, signing off. Om Namah Shivaya.